जय मूल्यवासी, जय भारत। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे A1 टीवी चैनल। पूरे देश भर में 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी, जिन्हें 85% मूल्यवासी बहुजन समाज कहा जाता है, और इन छात्रा के साथ जिस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता है, सेम उसी तरीके का एक व्यवहार मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों के साथ होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक व्यवहार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में मूल्यवासी बहुजन समाज के छात्रों ने महात्मा ज्योतिराव फुले की तस्वीर लगाई। जैसे ही महात्मा ज्योतिराव फुले की तस्वीर उस यूनिवर्सिटी में लगती है तो एक बवाल खड़ा हो जाता है, एक वाद विवाद का मुद्दा बन जाता है। और वो वाद विवाद 27 अप्रैल 2016 को नव भारत टाइम्स पेपर में छाप कर आता है और वहां पे ये लिख कर आता है कि ज्योतिराव फुले के नाम के सामने राष्ट्रपिता लिखा गया है और नव भारत टाइम्स ये कहता है कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी है। फिर उसके बाद में 13 मई 2016 को आज तक टीवी चैनल ये इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाती है। तो ये जो मुद्दा पूरे देश भर में चल रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बीच में, तो कौन है असली राष्ट्रपिता? ये जो सवाल लोगों के सामने अभी खड़ा हुआ है कि कौन है असली राष्ट्रपिता, ये जानने के लिए हमारे A1 टीवी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है उसी यूनिवर्सिटी के छात्र, जिस यूनिवर्सिटी में ये बवाल खड़ा हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी में ये वाद विवाद खड़ा हुआ, उस यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। हमारे साथ मौजूद है। मैं दर्शकों को सबसे पहले उनका परिचय करा के देना चाहता हूं। साथियों, आज हमारे साथ A1 टीवी के स्टूडियो में मौजूद है माननीय अनिल कुमार बहुजन, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दूसरे हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा सत्र में कि कौन है असली राष्ट्रपिता। इस चर्चा सत्र में हमारे साथ मौजूद है श्रेयात बोध। जय भीम। और हमारे साथ और चर्चा सत्र में मौजूद है माननीय प्राध्यापक विलास खरात, राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। जय मूल्यवासी। तो अनिल कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो विवाद बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मीडिया और प्रशासन ने मिलकर जिस तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट किया, महात्मा ज्योतिराव फुले के तस्वीर को लेके जो वाद विवाद खड़ा हुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो दरअसल ये क्या वाद विवाद है? सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि इतना छटपटाहट क्यों है इस फोटो को देखने पर। ये छटपटाहट आज 7 दशकों से जो दलित शोषित नहीं, इसको मैं मानता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, जो निचले दबाए गए कई दशकों से, आज जब अपने महापुरुषों को याद करने जो हिस्ट्री में दबा दिया गया, उसको आज के 21वीं सदी के जब स्टूडेंट बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, ज्योतिबा फुले के विचारों को पढ़ा और उसको प्रासंगिक करना चाहता है, तो इस पर ये मनुवादी सवर्ण मानसिकता वाले, लंपटी सोच वाले व्यक्तित्व के, प्रोग्रेसिव नहीं ढोंग रचने वाले ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि इनको कैसे नीचा दिखाया जाए। यही कारण है सिर्फ से। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी के जो प्रवक्ता है, तो हमारे पास ऐसी जानकारी मिली है कि इस वाद विवाद को लेके बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने कुछ बयान दिया है, तो वो हमें बता सकते हैं आप कौन सा बयान दिया उन्होंने? अनिल कुमार जी।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रवक्ता, ये आरएसएस का दलाल है और ये पूरे मनुवादी विचारधारा का व्यक्तित्व इसका है, ये प्रवक्ता का। और ये नॉन ह्यूमनिटी, हालांकि इस पर केस भी बहुत सारी चली, उस पर वो डजंट मैटर है, बट आज जब इस यूनिवर्सिटी का, यहाँ तक कि बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, इसका ऑब्जेक्टिव है कि SC/ST स्टूडेंट वेलफेयर एंड माइनॉरिटी के स्टूडेंटों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई। और इसमें ये ब्राह्मणिकल जो हेजिमनी है उसको प्रासंगिक करने के लिए ये षड्यंत्र रची जा रही है। इसके तहत वो सारी अपने बयानबाजी ये प्रवक्ता देता रहता है। इसका और कोई मंतव्य नहीं है कि वो किस तरह से इसमें अच्छा विचार दे, बस सिर्फ वो बहुजन समाज के विचारकों को कहीं ना कहीं नीचे दबाने के, जो अभी जो 68 सालों के बाद जो उभर कर आ रहा है, एक 21वीं सदी का रूप ले रहा है, एक विकराल, एक क्रांति का मूड बना रहा है युवा, उसको दबाने का ये बयानबाजी हो रहा है कि इसको मानसिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप में दबाया जाए। और दूसरा जो संगठन मंत्री है मिश्रा, तो उन्होंने भी कुछ बयानबाजी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो संगठन मंत्री है, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जो उन्होंने बयानबाजी की कि राष्ट्रपिता गांधी जी है, तो इस संदर्भ में जो बयानबाजी की, तो आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम सर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये नव भारत टाइम बताया कि देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले हैं, तो सर्वप्रथम हमारे जो वार्डन, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वो सारे लोग मीटिंग किए और आए हमारे हॉस्टल, सिद्धार्था बॉयज हॉस्टल। मीटिंग में बैठे हुए सारे लोगों को मैंने एक चैलेंज देते हुए कहा कि जो अपनी माई का दूध पिया है वो आकर हमारे स्टूडेंट, हम सारे जो शोषित वर्ग से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उससे आकर डिस्कस करें कि रियल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा राव फूले जो मूवमेंट किए, अगर रही बात ज्योतिबा राव फूले को राष्ट्रपिता मानने की, तो उस पर आकर डिबेट करें। मैंने बार बार कहा कि जो अपनी माई का दूध पिया है वो आकर बात करे हमसे। मैं उसको तथ्य देता हूं कि रियल हमारा राष्ट्रपिता गांधी है या महात्मा ज्योतिबा राव फूले है। तो मैं और ये जानकारी जानना चाहता हूं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रेयत बौद्ध जी, और ये जो एपिसोड चल रहा है कि कौन है असली राष्ट्रपिता, तो श्रेयत बौद्ध जी मुझे आप ये बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आए दिन नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं, और ऐसे विवाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, लेकिन खास करके लखनऊ में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, और 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, और जो 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा खड़ा होता है कि कौन है असली राष्ट्रपिता, तो ऐसे जो दिन में यानी दिन भर दिन नए विवाद खड़े हो रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, सियासत का इसमें पूरा योगदान है, इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को 50% रिजर्वेशन मिला है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, ये चाहते हैं कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, जो कि आपस में एक दूसरे के भाई बंधु हैं, इनको अलग करके राजनीति की जाए, ताकि उनको आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव में SC ST OBC एक दूसरे को फूटे आंख न सुभाएं। इसलिए वो चाहते हैं कि इन आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव 2017 चुनाव में इन लोगों को आपस में लड़ा के रखा जाए। इसलिए वो नित्य नई एजेंडा अपना लाते हैं, यूनिवर्सिटी में एजेंडे को लागू करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को 50% रिजर्वेशन संसद के माध्यम से मिला हुआ है। संसद में स्पेशल एक्ट पास करके इस यूनिवर्सिटी को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो यदि संसद अगर कोई विधि बनाती है
संसद कोई रेजुलेशन पास करती है तो आप यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ कर्मचारी भी हैं, उसमें प्रमुख पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो आए दिन ओबीसी छात्रों को अपने फेवर में लेके उनको इस बात के लिए उकसाते रहते हैं कि आप SC/ST को मिले 50% रिजर्वेशन का विरोध करिए, क्योंकि यह जो 50% रिजर्वेशन मिला है इससे SC/ST के लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, वो बाबा साहब अम्बेडकर को, वो पेरियार को, वो स्वामी नारायण गुरु को पढ़ने लगेंगे, वो फूले को अपना राष्ट्रपिता बताने लगेंगे, वो हायर एजुकेशन में आएंगे। हायर एजुकेशन में आने के बाद जो हमारा ढांचा है, जो हम इतने दिन से मलाई खाते चले आ रहे हैं, तो वो मलाई हम नहीं खा पाएंगे। तो वो खुद पक्ष बन के नहीं आते हैं, वो विपक्ष में ओबीसी को लाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आपके सामने हमसे खुल के डिबेट करिए। आप किसी दूसरे के सहारे आकर अपनी बातों को क्यों कह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बहुत महान महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वर्ण धर्म जाति व्यवस्था को फैलाने के अलावा अगर कोई कार्य किया हो तो वो आप हमको बताइए। हमारे सारे महापुरुष बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं, जिन्होंने समानता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि इसमें पूर्णतः सियासत है। अच्छा, तो जैसे आपने रिजर्वेशन की बात कही, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में ऑलरेडी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है, और उस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के तथाकथित प्रधानमंत्री थे और वे जाति से ब्राह्मण थे, और उन्होंने ओबीसी के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया, इसलिए 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा भी दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ओबीसी को जो रिजर्वेशन का मामला है यूनिवर्सिटी में लेके, तो ये अज्ञानता अजागृति की वजह से शायद ये मामला क्रिएट हो सकता है। तो और हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है प्राध्यापक विलास खरात जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के। तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब वो आ रहे थे, तो वाराणसी में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए गए। तो ये जो वाद विवाद वाराणसी यूनिवर्सिटी में हुआ था कि नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे दिखाए गए थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी नरेंद्र मोदी को गो बैक के नारे दिखाए गए थे। तो मैं प्राध्यापक विलास खरात जी से ये जानना चाहता हूँ कि कोई उस वजह से तो नहीं कि ये मामला उन्होंने क्रिएट किया कि जो नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे दिखाए गए, उस वजह से भारत का कौन है असली राष्ट्रपिता करके जो मामला क्रिएट हुआ। तो आप इस मामले को किस तरीके से रखना चाहते हैं? दरअसल ये मामला आज का नहीं है, हजारों सालों से दो वर्गों में संघर्ष चलते आ रहा है। एक वर्ग ब्राह्मीण्स है और दूसरा वर्ग यहाँ का नेटिव पीपल्स बहुजन समाज है। हाँ, ये राजनीतिक मामले के रूप से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को सामने करके मोहन भागवत ने ओबीसी को बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल करने की एक राजनीति शुरू कर दी। जैसे खबरों के मुताबिक लोगों को पता चला है कि हमने वाराणसी में नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए थे। नरेंद्र मोदी को जबरन थोपा गया है। आप अगर लखनऊ की बात करते हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने, जहां पर नरेंद्र मोदी अतिथि के रूप में आए थे, खास समारोह था, वहां पर गो बैक के नारे लगाए। और उसी यूनिवर्सिटी में आज कौन है राष्ट्रपिता, ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उसी का नतीजा है कि जिन छात्रों ने ऑर्गेनाइज वे में या विचारधारा के आधार पर नरेंद्र मोदी का इस सिद्धांत के आधार पर विरोध किया था कि नरेंद्र मोदी हमारे लोगों के, हत्यारे लोगों के समर्थन में खड़े, स्मृति ईरानी के खड़े। स्मृति ईरानी रोहित वेमुला की हत्या में शामिल है और केंद्रीय स्तर के मंत्री शामिल है, इसलिए वहां के छात्रों ने गुस्से में आकर नरेंद्र मोदी को गो बैक कहा। उनको ये तो नहीं कहा कि भारत छोड़कर जाओ, मगर उत्तर प्रदेश में आपको नहीं एंट्री देगा, ऐसा छात्रों ने कहा था। इसका ये रिएक्शन है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि नरेंद्र मोदी को जब गो बैक के नारे दिए गए थे
तो उसके पश्चात वहाँ का जो वाइस चांसलर है उन्होंने छात्रों को वहाँ का इकट्ठा किया और एक रैली निकाली, तिरंगा झंडा फहराया और बच्चों को मीडिया के सामने ले जाकर खुद वाइस चांसलर ने सॉरी कहा। अब वाइस चांसलर का सॉरी कहने का कोई तुक नजर नहीं आता। क्या वाइस चांसलर ने नरेंद्र मोदी को गो बैक कहा था? वाइस चांसलर को तो ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मगर वाइस चांसलर ने वैसा बिहेवियर उस समय किया। बल्कि आज वीसी को सॉरी कहना चाहिए जब ये विवाद खड़ा हो रहा है कि कौन है भारत का असली राष्ट्रपिता। तो निश्चित तौर पर ज्योतिराव फुले भारत के असली राष्ट्रपिता है और ज्योतिराव फुले ही भारत के असली महात्मा है। जैसे कि आपने कहा खराज जी कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हैं, असली राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हैं, तो क्या गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है? अगर गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है तो इसके क्या प्रमाण है आपके पास? आप किस आधार पर कह रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले है? देखिए, ज्योतिराव फुले का जन्म सन 1827 को और गांधी जी कब पैदा हुए? सन 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। 1 जनवरी सन 1848 में ज्योतिराव फुले ने भारत के तमाम शूद्र और अतिशूद्रों के आजादी का आंदोलन आरंभ किया। अगर उस साल को ध्यान में रखकर गांधी जी के जन्म के साल को याद रखते हैं तो गांधी जी 21 साल पैदा हुए। यानी जब ज्योतिराव फुले ने आंदोलन शुरू किया था तब गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक प्रमाण पर मैं ये आपको और दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी किसी भी आधार पर और किसी भी मापदंड पर भारत के राष्ट्रपिता नहीं है। इसका मैं एक प्रमाण आपको संवैधानिक देना चाहता हूं। भारत के संविधान ने भी गांधी जी को राष्ट्रपिता की मान्यता नहीं दिया है। ये पहला प्रमाण हुआ। यानी भारत के संविधान ने भारत का प्रतीक क्या होगा, भारत के उद्देश्य क्या होंगे, सब बातें तय की है। कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी और भारत की संसद ने भारत के उस समय के तत्कालीन संविधान सभा में गांधी जी को राष्ट्रपति नहीं माना है, तो आज जबरन गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर भारत की प्रजा के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। दूसरा प्रमाण यह है, इसी उत्तर प्रदेश से एक छात्र ने यूपीए गवर्नमेंट को यानी कांग्रेस सरकार को आरटीआई के तहत सवाल पूछा था कि गांधी जी को कौन सी धारा के तहत राष्ट्रपिता कहा गया है बताओ। तो मजबूर होकर यूपीए सरकार को, कांग्रेस को, सोनिया गांधी को लिखकर देना पड़ा कि ऐसी कोई धारा के तहत गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया। मैं दूसरी और एक जानकारी देना चाहता हूं, जिस तरीके से गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है उसी तरीके से गांधी जी महात्मा भी नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है और गांधी जी महात्मा नहीं है, तो गांधी जी महात्मा नहीं है, ये जो आप एक नया सवाल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो ये किस आधार पर कह रहे हो कि गांधी जी महात्मा नहीं है? क्या आधार है उसके लिए? उसका आधार ये है कि ज्योतिराव फुले पहले पैदा हुए, गांधी जी बाद में पैदा हुए। ज्योतिराव फुले को उनके जीवन काल में मुंबई के लोगों ने सार्वजनिक सभा में उनको बुलाकर उनका सम्मान किया और सत्कार किया और उनको महात्मा उपाधि दी, तब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। दूसरी बात, 1919 के दरमियान गुजरात में एक व्यक्ति के वहां प्रोग्राम था, तो वहां एक पोस्ट कार्ड बनाया गया और गांधी जी के नाम के सामने आदरार्थी शब्द लिखा गया महात्मा। यानी गांधी जी के जीवन काल में महात्मा शब्द का प्रचलन, लोग उसके बाद प्रचलन में आ गया महात्मा। मैं तो ये दावे से कह रहा हूं कि गांधी जी भी खुद को महात्मा नहीं मानते थे। 6 जून 1931 में गांधी जी पूना में गए और पूना में उन्होंने जाहिर रूप से कहा, मैं महात्मा नहीं हूं, असली महात्मा तो ज्योतिराव फुले हैं। अब हम गांधी जी के ही विधान से अगर माना जाए तो गांधी जी महात्मा नहीं है।
गांधी जी पाखंडी आदमी है ये हम जरूर कह सकते, और उनका पाखंड क्या है ये बताने के लिए हम ब्राह्मण बनिया मीडिया को भी चैलेंज करते हैं कि इसके लिए बहस होनी चाहिए। आप गांधी जी का पक्ष लो और हम ज्योतिराव फुले का पक्ष लेते। तो आप जो कह रहे हो गांधी जी के संदर्भ में कि गांधी जी राष्ट्रपिता भी नहीं है और गांधी जी महात्मा भी नहीं है, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी राष्ट्रपिता और महात्मा नहीं है ऐसा आप कह रहे हो, तो क्या गांधी जी का देश हित में कोई उनका कार्य नहीं था? या गांधी जी ने जो आजादी का आंदोलन चलाया, अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, और गुलाम भारत में गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी दिला दी, तो क्या आप ये नहीं कह सकती कि गांधी जी की वजह से देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ और आजाद हुआ? तो क्या इस आधार पर गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते? आपके बात से मैं एक बात को दलील के आधार पर जवाब देना चाहता हूं। गांधी जी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, मगर एक शर्त पर एक देश के राष्ट्रपिता हो सकते। 15 जून 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग का मुख्य मकसद था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों की राय ली जाए, वोटिंग ली जाए, भारत का विभाजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस मीटिंग के प्रमुख मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। वोटिंग हुई और वोटिंग की गिनती की गई कि विभाजन के समर्थन में कितने वोट है और विरोध में कितने। तो भारत के विभाजन के समर्थन में केवल मात्र कितने वोट थे? 29 वोट थे, और 157 वोट भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी बहुमत भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए था। गांधी जी ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और बहुमत विभाजन के समर्थन में न होने के बावजूद भारत का विभाजन किया। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि भारत का विभाजन का मुख्य कर्णधार, सूत्रधार मोहनदास करमचंद गांधी है। ये गांधी जी की खास उपलब्धि है। ये उपलब्धि गांधीवादी लोग छुपा रहे हैं, इसको जाहिर करना चाहिए। गांधी जी ने ही भारत का विभाजन किया और विभाजित जो देश है वो पाकिस्तान है। तो इस मायने में गांधी जी ने उस राष्ट्र को जन्म दिया, इसलिए गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता नहीं मगर पाकिस्तान के वो जरूर राष्ट्रपिता है, क्योंकि वो उसके जन्मदाता। इसका मतलब खराज जी आपका ये कहना है कि भारत में जो आजादी का आंदोलन चला, क्या वो आजादी का आंदोलन नहीं था गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया, और 15 अगस्त 1947 को इस देश के लोगों को आजादी मिली, तो क्या वो आजादी का आंदोलन नहीं था? तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लॉर्ड वेवल ने 1946 को रेडियो से जाहिर किया, घोषित किया कि हम भारत को जल्द ही आजाद करने वाले। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के हम टुकड़े करके जाने वाले, उन्होंने कहा हम जल्द ही भारत को आजाद करने वाले हैं और सत्ता का हस्तांतरण किया जाने वाला। उन्होंने वहां पर लॉर्ड वेवल ने यह घोषित किया कि सत्ता के हिस्सेदार 3 वर्ग होंगे, एक हिंदू कांग्रेस, दूसरा लीग मुसलमान और तीसरा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो जो सत्ता ट्रांसफर होने वाली थी ये 3 नेताओं या 3 समूहों में होने वाली थी। गांधी जी ने लॉर्ड वेवल का बयान आने के बाद गांधी जी ने लॉर्ड वेवल के साथ गुप्त पत्राचार किया। उसके बाद जो नए वायसराय आए लॉर्ड माउंटबेटन, उसके साथ गांधी जी ने 2 घंटा गुप्त मीटिंग किया। जो गांधी जी ये कहते थे कि मेरे जीते जी भारत के टुकड़े नहीं होंगे, पहले मेरे शरीर के टुकड़े होंगे, बाद में भारत के टुकड़े होंगे, वो गांधी लॉर्ड माउंटबेटन को गुप्त में मिलने के लिए गए। वो मीटिंग क्या हुई ये अभी तक बहुत गुलदस्ते की बात है, मगर ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि उस मीटिंग के बाद गांधी जी बदले बदले नजर आए, और गांधी जी जैसे ही बाहर आए, गांधी जी ने सत्ता हस्तांतरण के साथ एक नया समझौता किया कि अगर भारत का विभाजन हो जाता है तो
सत्ता केवल मात्र ब्राह्मणों के पास आएगी और अंग्रेजों के साथ ये भी डीलिंग हुआ, अंबेडकर का हिस्सा काट दिया जाए, अंबेडकर को पार्टी ही नहीं माना है। तो गांधी जी ने जो आजादी हासिल किया एक बड़ी धोखेबाजी वाली बात है। खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की नजर से अगर देखा जाए तो 1956 में बीबीसी लंदन ने बाबा साहब अंबेडकर का इंटरव्यू लिया है। बीबीसी लंदन ने जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में बाबा साहब को कई सारे सवाल पूछे गए। एक सवाल में पूछा कि आप गांधी जी को दुश्मन क्यों मानते हो, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को असली मैं ही जानता हूं, गांधी जी को जो लोग मिलने जाते वो भगत लोग गांधी जी को कानून गांधी जी को जो लोग मिलने जाते वो भगत लोग होते हैं। मैं उनको मिलने जाता हूं तो गांधी जी मुझे असली दुश्मन मानते हैं और गांधी जी मुझे असली जहरीली दांत दिखाते। आगे उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, उस ब्रिटिश पत्रकार ने कहा कि आप ये नहीं मानते कि गांधी जी की वजह से भारत को आजादी मिली? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि गांधी जी की वजह से भारत को आजादी मिली। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में 3 कॉज बताए। एक वो विश्व का द्वितीय युद्ध, सुभाष चंद्र बोस ने जो आर्मी एक्शन शुरू किया था, और एक तीसरा, ऐसे 3 कारण बताए। मगर बाबा साहब ने कहा ये जो आजादी मिली है ये फ्लड है, ये जो आजादी मिली है एक धोखा है, एक फ्लड की तरह है। ये आजादी सबको मिलना चाहिए था, सबको नहीं मिला। बाबा साहब ने उल्टा उस इंटरव्यू में कहा 2-3 साल अगर ये आजादी लेट मिलती तो अच्छा होता, क्योंकि ये सबके लिए आजादी होती। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर को उस पत्रकार ने पूछा कि गांधी जी को आप हमेशा मिस्टर गांधी कहते हो, क्या गांधी जी को आप महात्मा भी नहीं मानते? तो बाबा साहब ने कहा मैंने मेरी पूरी जिंदगी में गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा है, और ना ही मैं आगे कहूंगा, और ना ही मेरे कार्यकर्ता कहेंगे। उन्होंने कहा गांधी जी महात्मा कहने के लायक नहीं है, उनको ये नैतिक अधिकार नहीं मिलता। मैं और एक जानकारी शयद बौद्ध जी से जानना चाहता हूं कि जैसे खरात जी ने बताया कि गांधी जी के द्वारा जो आजादी का आंदोलन चलाया गया, वो आजादी का आंदोलन यहाँ के समस्त मूल्यवासी बहुजन समाज के आजादी का आंदोलन नहीं था। तो इस संदर्भ में शयद जी आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आजादी वर्तमान में अंग्रेजों से हम लोगों को मिली, तो इस संदर्भ में जो गांधी जी का रोल प्ले रहा, तो क्या उस आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो आजादी मिली, क्या ये आजादी मूल्यवासी बहुजन समाज की आजादी है या और किसी और की आजादी है? जी देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगा मैं। गांधी जी अपनी पत्रिका निकालते हैं हरिजन के नाम से, गुजराती भाषा में। तो मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी अगर अछूतों का उद्धार चाहते थे, गांधी जी अछूतों के बीच में जाते थे, बहुत अच्छा करते थे गांधी जी अछूतों का पक्ष लिया करते थे। लेकिन गांधी जी ने अछूतों को हिंदू धर्म में ही माना है। तो मेरा यही प्रश्न है कि गांधी जी ने अछूतों को अगर हिंदू धर्म में माना है, तो दूसरे हिंदू धर्म के भाई उनके साथ साथ उठते बैठते क्यों नहीं थे? साथ उनके साथ खाना पीना क्यों नहीं खाते थे? उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता था कि वो हिंदू धर्म के मंदिर में नहीं जा सकते थे? अगर उनकी हिंदू आइडेंटिटी है अछूतों की, तो ऐसा क्यों है कि वो स्वर्ण हिंदू अलग है, अछूत हिंदू अलग है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर कोट करते हुए कहा लंदन के गोलमेज सम्मेलन में कि अछूतों का हिंदुओं से बिल्कुल पृथक अस्तित्व है। इसी पृथक अस्तित्व के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन के बाद कम्युनल अवार्ड मिला। उसी कम्युनल अवार्ड की वजह से डबल वोट राइट्स मिले। गांधी जी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि अछूतों का हिंदू धर्म से स्वतंत्र अस्तित्व है, क्योंकि अछूत अगर डबल वोट राइट के थ्रू आते तो राजनीति में उनकी पकड़ अच्छी होती। इस वजह से गांधी जी ने उसका विरोध किया, उन्हें आमरण अनशन किया और मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट के रूप में, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है बहुजनों के साथ में, वो पूना पैक्ट के रूप में हमको गांधी जी के साथ मजबूरन गांधी जी की जान बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से गांधी जी 1932 में ही गांधी जी आमरण अनशन करते हुए गांधी जी का हो सकता था, उनके साथ कुछ हो सकता था इस तरह से अनहोनी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी का जीवन बचाया और पूना पैक्ट के थ्रू हमको हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए। तो किस आधार पे हम महात्मा गांधी को हम कहें कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं? क्योंकि महात्मा गांधी ने सदैव अछूतों को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग माना है। बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान व्यक्ति अगर कहता है कि
अछूतों का हिंदू धर्म में अस्तित्व नहीं है, तो हमें ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे गांधी भी नहीं थे। इसलिए अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर अछूतों का हिंदू धर्म से अलग अस्तित्व है तो अछूतों को के साथ ही साथ गांधी जी को भी ये स्वीकार करना चाहिए था कि नहीं, अछूतों का हिंदू धर्म से स्वतंत्र अस्तित्व है, उनके लिए अलग से अधिकार मिलने चाहिए। और लेकिन गांधी जी ने सदैव उसका विरोध किया, इसलिए गांधी जी को हम राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। हमारे लिए राष्ट्रपिता हमारे ज्योतिबा फुले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अमेरिका की क्रांति में थॉमस पेन ने जिस तरीके से योगदान दिया, थॉमस पेन से इंस्पायर होकर ज्योतिबा फुले ने अपने विचारों को रखा। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में और सर्वजन सत्य धर्म पुस्तक में भारत के लिए एक महाराजा बली के युग की कल्पना की है, बहुजन के युग की कल्पना की है, बहुजन राजनीति की कल्पना की है, समानता की बात की है, सभी के लिए समान शिक्षा की बात की है, स्त्रियों के अधिकार की बात की है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ज्योतिबा फुले को चरितार्थ करते हुए ज्योतिबा फुले की कई बातों को कहा है। और ज्योतिबा फुले का चित्र बाबा साहब अम्बेडकर अपने जहाँ पर वो बैठते थे अपने कार्यालय में हर समय लगाए रहते थे। इससे ये प्रतीत होता है कि बाबा साहब इतना बड़ा विद्वान जिसकी 125वीं जयंती यूएन में मनाई जा रही है, उस बाबा साहब अम्बेडकर को जानने के लिए, पढ़ने के लिए लोग उत्सुक हैं। और वो बाबा साहब अम्बेडकर किससे प्रेरित है? तो वो बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरित हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से। इसलिए ये कहना उचित होगा कि गांधी जी राष्ट्रपिता कुछ वर्गों के हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने समानता की बात की है, जो प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, उनके लिए अगर सही मायने में कोई राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले है। मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कुछ तथ्य को लेकर। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में देसाई और एक मुस्लिम राइटर से इन्होंने गांधी जी के ऊपर एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बुक प्रकाशित की, जिस पर ढेर सारा विवाद भी चल रहा है। इंडिया में ब्राह्मण बनिया मीडिया ने इस विषय को चर्चा में नहीं लाया हो, मगर दुनिया में चल रहा। उस किताब में तथ्य के आधार पर यह सिद्ध किया है कि गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट्स थे। उस किताब में एक तथ्य यह सिद्ध किया है कि गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट्स थे, और उसमें गांधी जी के ऐसे खत दिए हैं कि अंग्रेजों को अपने खून के भाई कहा गया। और उसमें यह भी तथ्य दिया है गांधी जी के ही राइटिंग्स के आधार पर कि गांधी जी ने खुद लिखा है कि ब्राह्मण्स इंक्लूडिंग वैश्यास ये भारत के निवासी नहीं है, ये विदेशी। तो इसलिए गांधी जी राष्ट्र नाम की जो संकल्पना है, इस राष्ट्र नाम की संकल्पना ही भी नहीं आते, तो राष्ट्र के पिता कहा उसे। इस मायने में ज्योतिराव फुले यही के नेटिव है, वो राष्ट्र नाम की संकल्पना में आते क्योंकि वो इसी राष्ट्र में पैदा हुए, इसी राष्ट्र के है, और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया। गांधी जी ने कोई राष्ट्र निर्माण का काम नहीं किया। नहीं, आप कह रहे हैं कि गांधी जी को अंग्रेजों के एजेंट कहा गया है, लेकिन सर नामदार शास्त्री ने भी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों के एजेंट कहा था। वो संदर्भ अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि गांधी जी के गुरु थे गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी याद में सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग, जो उस समय 1910 से 1916 के बीच भारत के वाइसराय थे, और वो काफी नजदीकी थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की संस्मरण में एक याद लिखी हुई है, वो मुझे अभी याद आ रही है। आजादी का मुद्दा छिड़ा इसीलिए गोखले को लॉर्ड हेडिंग ने कहा, आप हमेशा अंग्रेजों को ताना मारते हो, अगर अंग्रेज मान लो कल भारत छोड़कर चले जाए तो आप क्या करोगे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, हम आजादी मनाएंगे, हम डांस करेंगे, हम एंजॉय करेंगे आजादी का। और दूसरा अगला सेंटेंस गोखले ने कहा, जैसे ही आप लोग अदन तक पहुंचे होंगे, 1 महीने के भीतर भीतर आप अदन तक पहुंचे होंगे, तो आपको हमारा लेटर्स तार आया होगा कि आप भारत में राज करने के लिए दोबारा आ जाओ, हम भारत पर राज करने लायक नहीं है, ऐसे उनके गुरु ने कहा था। दूसरा मुद्दा यह है आजादी के सिलसिले में कि जो आजादी भारत को मिली है, वो किसको आजादी मिली है? ये निश्चित तौर पर कि गांधी जी के बलिदान त्याग की वजह से आजादी मिली है, मगर ये केवल मात्र ब्राह्मण बनियों की आजादी है, ये बहुजन समाज के लिए आजादी नहीं मिली है। इसलिए हम ये कह रहे हैं प्रमाण और तथ्य के आधार पर कि भारत में जो आजादी मिली है वो केवल मात्र
एक ही वर्ग को मिली है। और आज भी इसका प्रमाण है, संसद हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या जो भी साधन संसाधन हो, उस पर केवल और केवल मात्र ब्राह्मण बनिया लोगों का ही नियंत्रण है। सर तो मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो जैसे ये एपिसोड जो चल रहा है कि कौन है असली राष्ट्रपिता और कौन है असली राष्ट्रपिता, में जो चर्चा चल रही है कि क्या गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है या महात्मा ज्योतिराव फुले गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। ये जो कौन है असली राष्ट्रपिता के चर्चा में एक मुद्दा, एक सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ, जो प्राध्यापक विलास खराज जी ने सवाल खड़ा किया कि गांधी जी के द्वारा जो आजादी का आंदोलन चला, ये समस्त मूल्यवासी बहुजन समाज के आजादी का आंदोलन नहीं था। तो मैं अनिल कुमार जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो वर्तमान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो महापुरुषों के साथ जो जातीय वंशवादी व्यवहार हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो व्यवहार बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ हो रहा है, तो क्या उस आधार पर आप मुझे ये बताइए, क्या उस आधार पर ये कह सकते हैं कि एक तरफ वंशवादी व्यवहार हो रहा है और दूसरी तरफ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ये जो बात प्रचलित में आई है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं दोनों चीजों को? सर्वप्रथम हमको देखना पड़ेगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया में जब गोलमेज सम्मेलन का बात जब होता है, तो बाबा साहब खंड 16 में, अपने वांग्मय खंड 16 में वो साफ लिखते हैं कि जो ये गांधी को अभी जो राष्ट्रपिता कहने का मुद्दा है, इसमें गांधी को समझाते हैं बार बार कि क्या अगर एक जो शोषित वंचित लोगों के लिए जो जिस समय कहा जाता था कि हालांकि उसको बाबा साहब ने कहा कि हम तो एक गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम, एक यहाँ ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गुलामों के भी गुलाम हैं। एक डबल गुलामी सहने वाले लोग जो थे, जो शोषित वर्ग, तो उसको कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गांधी को कि क्या चर्च में जो ईसाई होता है अपने ईसाई भाइयों को रोकता है जाने से? नहीं रोकता है। क्या मुस्लिम भाई अपने मुस्लिम भाइयों को रोकता है जाने से? नहीं रोकता है। तो उसी तरह अगर हिंदू, ये गांधी मानते थे कि अगर हिंदू है शोषित, तो क्यों मंदिर में रोका गया उनको जाने से? क्यों छुआछूत किया गया? क्यों उनके साथ इतना भेदभाव किया गया जो पूरे ह्यूमनिटी के खिलाफ है? तो अगर हम तथ्यों के आधार पर अगर कहें कि ये हमारे पिता हैं, तो पिता तो अपने बेटियों से भेदभाव एकदम नहीं करता है। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये पूरे एकदम तर्क के कसौटी पर ये उतर रहा है कि ये एक बहुजन समाज के लिए महात्मा गांधी महात्मा नहीं न राष्ट्रपिता, दोनों रिजेक्ट। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी रिजेक्ट किए थे। आज मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि श्री गांधी जी हमारे बहुजन समाज के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं। और ये पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा मैं एक समाज शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते एक सामाजिक मुद्दा को एकदम अध्ययन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि एक कतई नहीं राष्ट्रपिता हो सकते। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो ज्योतिबा राव फुले हो सकते हैं। तो जो जानकारी अभी अनिल कुमार जी ने जो हमें दी, तो हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़े हुए मान्यवर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, हम उनसे भी जानना चाहते कि क्या कौन है भारत के असली राष्ट्रपिता। मेश्राम जी, कि गांधी जी को कानूनन राष्ट्रपिता नहीं बनाया गया। कानूनन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उस समय देश के विभाजन का मामला था और कांग्रेस पार्टी ने विभाजन को स्वीकार किया था
और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी ने स्वीकार किया था विभाजन को। तो इसलिए उस समय गांधी जी को राष्ट्रपिता माना ही नहीं जा सकता था और कोई इस मानसिकता में ही नहीं था कि गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाए। इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने की बात जो है उस समय संविधान सभा ने भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, कोई कानून भी पास नहीं किया, बल्कि गांधी जी पर आरोप लगा दिया गया कि गांधी जी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है और इस आधार पर किसी ने गोली मारी, गोडसे ने गोली मारी और उनकी हत्या कर दी गई। तो अब ये मुद्दा इसलिए स्पष्ट है, क्लियर है कि वैचारिक रूप से कौन राष्ट्रपिता हो सकता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैचारिक आधार पर ज्योतिराव फुले ही आधुनिक भारत के निर्माण में जो पहल ज्योतिराव फुले ने की और जिस सिद्धांत के आधार पर पहल की, उसके आधार पर ज्योतिराव फुले को ही राष्ट्रपिता माना जा सकता है। क्योंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जाति व्यवस्था को भी मानते हैं, और जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को मानता है वो अस्पृश्यता को भी मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता और हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता मानने के लिए राजी नहीं है। तो जैसे वामन मेश्राम सर ने भी ये बात कही कि भारत के असली राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, तो हम लोग ये चर्चा और जारी रखेंगे। ये जो एपिसोड चल रहा है कौन है असली राष्ट्रपिता, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता नहीं है, प्राध्यापक खराज जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, तो फिर भारत के असली राष्ट्रपिता अगर महात्मा ज्योतिराव फुले है, तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी का क्या कार्य था कि जिसकी वजह से हम लोग या जिसकी वजह से पूरे भारत की जनता राष्ट्रपिता उनको माने, ज्योतिराव फुले को, ऐसा कौन सा कार्य था? तो इस संदर्भ में आप थोड़ी जानकारी दीजिए दर्शकों को। ज्योतिराव फुले जी ने अपने जीवन का मकसद तय किया जब उनकी उम्र 21 साल की थी। तब उन्होंने सार्वजनिक कार्य का आरंभ किया 1 जनवरी सन 1848। तब उनकी उम्र केवल मात्र 21 वर्ष की थी। तो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया कि जिन लोगों को 6000 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया है, जिन लोगों को हजारों सालों से गुलाम बना दिया गया है, उन शूद्र और अतिशूद्र लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनकी शक्ति का समुचित उपयोग किया जाए। इसीलिए ज्योतिराव फुले ने अपने आंदोलन का नाम दिया शेठजी, भटजी, लाटजी, यानी ब्राह्मण, बनिया बनाम शूद्र अतिशूद्र लोगों की लड़ाई। उन्होंने लिखित रूप में अपने आंदोलन का मकसद तय करते हुए कहा कि शूद्र और अतिशूद्र लोगों, जब तक भारत में अंग्रेज है, आप लोगों को अवसर है। क्या अवसर है? कि जल्दी करो और ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ। ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर सन 1874 में एक शूद्र अतिशूद्र लोगों का प्रथम संगठन बनाया। यानी भारत का एक शूद्र अतिशूद्र लोगों का विशाल संगठन बनाने की सोच रखकर उन्होंने संगठन बनाया, सत्य शोधक समाज, यानी सत्य की खोज करने वाला समाज। ये संगठन पैदा होने के बाद भारत में जो डेवलपमेंट हुआ, इसको मैं काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में देखता हूं। ज्योतिराव फुले का सत्य शोधक समाज का निर्माण होना एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है। इस क्रांति को अगर अध्ययन करते हैं तो भारत के शूद्र अतिशूद्र लोग आजाद होने की प्रक्रिया में थे। तो इसको काउंटर करने के लिए टंकारा नाम का जो गांव है गुजरात का, वहां से स्वामी दयानंद सरस्वती बॉम्बे आता है और उसने आर्य समाज की स्थापना किया तुरंत 1 साल बाद, काउंटर रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ये कांग्रेस की स्थापना करने के लिए ज्योतिराव फुले को निमंत्रण दिया जाता है। ज्योतिराव फुले उस समय जो चुपलुंकर नाम का ब्राह्मण था, उस समय रानडे, चुपलुंकर, आगरकर, गोखले, ये जो पुणे के ब्राह्मण थे और बंगाल के कुछ ब्राह्मण थे, ये लोग कांग्रेस की स्थापना कर रहे थे। ज्योतिराव फुले उसमें शामिल नहीं हुए। यानी सत्य शोधक समाज के आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई।
सत्यशोधक आंदोलन को शाहूजी महाराज आगे चला रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए तिलक ने नेतृत्व किया। यानी ज्योतिराव फुले के आंदोलन को, यानी शूद्र अतिशूद्र समाज इकट्ठा न हो, इसके लिए कांग्रेस ने काम किया। और कांग्रेस ने ही 1925 में आरएसएस की स्थापना किया और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी पैदा हुआ, वो भी पुणे के ब्राह्मणिस्ट लोगों ने की। ज्योतिराव फुले के आंदोलन का महत्व ये है कि ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का आंदोलन किया। ज्योतिराव फुले के आंदोलन का दूसरा महत्व ये है कि हंटर कमीशन को उन्होंने साक्ष्य दिया और रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व की मांग किया। जब वो प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे तो ज्योतिराव फुले के आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी का कोई आता पता नहीं था, अस्तित्व नहीं था। उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा है प्रतिनिधित्व और मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी। ज्योतिराव फुले के आंदोलन का ही नतीजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और बाबा साहब अम्बेडकर लास्ट तक यही कहते थे, यदि नहीं होते फुले तो न होता मैं। नासिक में 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 50 में संविधान लिखा गया और 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे आज कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं ही एक अकेला सत्यशोधक बचा हूं, मैं ही उनका आंदोलन आगे चला रहा हूं। भविष्य में जो कोई राजनीतिक दल आएगा उनको ज्योतिराव फुले जी ने बताए हुए मार्ग का ही अनुसरण करना होगा, वही लोकतांत्रिक आधार है। जैसे कि आपने कहा कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने, जैसे आपने कहा, 1848 में शिक्षा का आंदोलन शुरू किया और जब 1882 में हट्टन कमीशन आया था तो उनके सामने प्रतिनिधित्व की मांग रखी। तो क्या ये जो करोड़ों लोगों में जो मूल निवासी बहुजन समाज था भारत का, क्या उसको ज्योतिराव फुले के पहले शिक्षा और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, ऐसा आपको लगता है? ये बात तो सर्वविदित है कि भारत के ओबीसी वर्ग को, जिसको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है, ओबीसी को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ज्योतिराव फुले के आंदोलन का विषय आया है इसलिए कि ज्योतिराव फुले का जो सत्यशोधक समाज का आंदोलन था, इस आंदोलन को खत्म करने वाला अगर कोई आदमी है तो उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। यानी जिसने सत्यशोधक आंदोलन को खत्म किया फैजपुर अधिवेशन में 1936। यानी ज्योतिराव फुले के आंदोलन को जिस आदमी ने खत्म किया उस व्यक्ति को हम कतई राष्ट्रपिता नहीं कह सकते। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, भारत में ओबीसी का सबसे बड़ा सत्यानाश गांधी ने किया। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को अपना एजेंडा माना, उसी को गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना दी। राम राज्य क्या है? ये शंभू के सर काटने वाली कहानी सबको पता है। गांधी जी ये खुल्लम खुल्ला कहते थे कि हमारे लोगों को ब्राह्मण का काम करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना चाहिए, वैश्य को वैश्य का काम करना चाहिए और शूद्र को शूद्र का ही काम करना चाहिए। शूद्र कभी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऑफिसर्स नहीं हो सकते। बल्कि 1900 जब संविधान सभा में लोगों को चुनने की बात आई तो एक भंगी लड़के ने गांधी जी को खत लिखा और गांधी जी को कहा कि आप हमेशा हरिजन कल्याण की बात करते हो। हरिजन ये गाली है, मगर उस लड़के ने कहा हरिजन कल्याण की बात करते हो तो आप मुझे संविधान सभा में चुनकर भेजो, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भंगी हूं और मैं वहां आपका ही प्रतिनिधित्व करूंगा। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि गांधी जी ने उस भंगी लड़के का लेटर अपने हरिजन में छापा, हरिजन नाम के अखबार में छापा और उसको रिप्लाई दिया गांधी जी ने। गांधी जी खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको वही काम करना चाहिए जो तुम्हारे बाप दादाओं का है। तुमको आदमियों की विष्ठा अपने शरीर सर पर से ढोनी चाहिए, बल्कि ये तुम्हें अपने ज्ञान का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि तुम्हारे अनपढ़ लोग ढोते ढोते अपने शरीर पर वो मल विष्ठा गिराते हैं, तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि वो विष्ठा कैसी न गिरे। तो गांधी जी महात्मा के पात्र नहीं है, बात इस बात का प्रमाण है कि गांधी जी कितने पाखंडी थे। उन्होंने तिलक स्वराज फंड के नाम से जो फंड इकट्ठा किया था, 1 करोड़ रुपए और 29 लाख, उसमें गांधी जी ने यह बयान दिया था कि 20 लाख रुपए में अछूतों के ऊपर खर्च करूंगा।
दरअसल कितना खर्च किया गांधी जी ने? केवल मात्र 46,381 रुपए खर्च किया। वो नोटंकी करने के लिए इतना खर्च किया और उसमें कई सारा भ्रष्टाचार किया गया। भ्रष्टाचार का जनक भी गांधी जी है। ब्राह्मणवाद आज जो जिंदा है उसकी वजह भी गांधी जी है। आज जो ब्राह्मणवाद लोकतंत्र के ऊपर हावी उसकी वजह भी गांधी जी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, गांधी जी जब तक भारत में नाम शब्द रहेगा भारत का विकास नहीं होगा। गांधी जी शब्द हटाना होगा। इसलिए गांधी जी ने एससी के साथ, एसटी के साथ, ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ क्या क्या धोखेबाजी की, इसको दुनिया के सामने लाना चाहिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि A1 चैनल ऐसे इश्यूज को लेकर जो बहुजन समाज के मुख्यपूर्ण इश्यूज है इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपने जो बातें कही, तो ऐसे ही एक बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में एक चर्चा चल रही है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ये पिछड़े जाति से थे और गांधी जी भी पिछड़े जाति से थे, और गांधी जी को हाइड करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र ज्योतिराव फुले को सामने ला रहे हैं। ऐसी एक चर्चा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में हो रही है। तो इस संदर्भ में खराज जी मुझे ये बताइए, क्या गांधी जी पिछड़े जाति से थे? ये बहुत बड़ा जोक्स है कि गांधी जी पिछड़े वर्ग के थे। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, गांधी वैश्य है और वैश्य में उनकी जो जाति आती है, प्रजाति, उनके अंदर उनकी एक जाति है, वो मोड़ जाति के बनिया है। इसलिए गुजरात में मून मोड़ जाति के बारे में कहावत है, कोड़ सारो पर मोड़ नहीं सारो। यानी इसका अर्थ ये होता है कि एक बनिया दूसरे बनिया को, अगर मान लो कोई सामान डिलीवरी कर रहा तो इधर से बात करेगा, सावधानी रखो, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, सामान की डिलीवरी कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ? मोड़ बनिया के हाथ से कर रहा हूँ। तो कोड़ सारो पर मोड़ नहीं सारो का मतलब होता है, एक बार शरीर पर कुष्ठ रोग ठीक है, मगर ये मोड़ बनिया उससे भी खतरनाक है। यानी बनिया के अंदर भी मोड़ बनिया के प्रति अन्य बनियाओं का कितना बड़ा घृणा है, ये इस बात का प्रतीक है। यही मोड़ जातियों के वर्तमान अगर बनिया देखा जाए तो अंबानी बंधु ये उसी जाति से। गांधी जी ओबीसी के नहीं थे, मगर ओबीसी के लोगों को अगर यहाँ गुमराह किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। ओबीसी का आंदोलन ही खत्म करने वाले आदमी को ओबीसी का कैसे कहा जा सकता है? गांधी जी ने संविधान सभा में एक भी ओबीसी का आदमी चुनकर नहीं भेजा था। गांधी और नेहरू ने ओबीसी का सबसे बड़ा नुकसान किया। गांधी और नेहरू के लोगों ने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया 1946 में, तब कहा ओबीसी को हम रिजर्वेशन देते हैं, और 1949 को खुल्लम खुल्ला कहा हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते। जब संविधान सभा में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के ब्राह्मण लोगों ने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया। यानी 43 साल तक ओबीसी नाम की पहचान तक नहीं दी गई। जब मंडल आयोग लागू हुआ तब ओबीसी पहचान मिली, और आज उन्हीं गांधी के चेले चपोटे के द्वारा क्रीमिलियर लगाकर ओबीसी का रिजर्वेशन 0 कर दिया गया है। इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के छात्रों को भिड़ाने की योजना पर्दे के पीछे आरएसएस के लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, मगर एक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की तस्वीर को लेकर केंद्रीय यूनिवर्सिटी का जो लखनऊ में जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, वाइस चांसलर है, वो ब्राह्मणवादी है, और आरएसएस के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का संचालन सरकार कर रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार न होते हुए भी बीजेपी को गांधी के ऊपर इतना प्रेम क्यों आ रहा है? क्या गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने तब चुप कर कहा था हमारा बाप है, कि आज वो व्यवहार से कह रहे हैं आरएसएस के लोग, मोहन भागवत के लोग, कि उनका बाप गांधी जी है? तो खराज जी, जैसे ब्राह्मण बनिया मीडिया वालों ने एक टीवी चैनल पर एक शो चलाया था, और उस शो में उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी के बाद में इस देश का ग्रेटेस्ट पर्सन कौन, यानी महान व्यक्ति कौन। और उस वक्त उस ब्राह्मण बनिया मीडिया वालों ने ये घोषित किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी के बाद एक महान व्यक्ति है भारत में।
तो A1 टीवी चैनल में ये जो चर्चा चल रही है कि कौन है असली भारत का राष्ट्रपिता, और इस चर्चा में ये बात सिद्ध हुई है कि भारत का असली राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं, तो भारत के असली राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले है। तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर भारत का राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले अगर है, तो क्या महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद आपको कौन लगता है, क्या गांधी जी का नंबर आ सकता है? गांधी जी का 100वां नंबर भी नहीं आ सकता। फुले के बाद का अगर कोई व्यक्ति कहा जाए तो गांधी जी का 100वें नंबर पर भी, 100वें पायदान पर भी उनका नामो निशान नहीं है। और ये केवल हम ही कह रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व इस बात को कह रहा है। दो तीन बार उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था भारत सरकार ने, उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, तो नोबेल प्राइज कमेटी वालों ने भी गांधी जी को रिजेक्ट किया था कि गांधी जी नोबेल प्राइज लेने के हकदार नहीं है। जब उनको पूछा गया कि गांधी जी अहिंसावादी थे, नौटंकी करते थे अहिंसावाद का, तो गांधी जी को नोबेल प्राइज पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? तो नोबेल प्राइज कमेटी के लोगों ने जो रिमार्क किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी रेसिस्ट थे, यानी गांधी जी वंशवादी थे, इसलिए हम उनको नोबेल प्राइज नहीं देना चाहते। इसलिए गांधी जी 100वें नंबर के पायदान पर भी नहीं है। गांधी बिल्कुल घृणा के पात्र है। गांधी जी के बारे में हम तो कहते हैं कि अभी गांधी जी एक गाली के रूप में प्रचलित हो गई है। मैं अनिल कुमार जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे खराज जी ने बताया कि गांधी जी का 100वां भी नंबर नहीं है राष्ट्रपिता की लिस्ट में, इस संदर्भ में आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 25-26 साल हुआ जो मेरे विचारों को समझने के लिए भारत को, और समझने से पहले कोई भी विचार को कहने से पहले उसको एक आकलन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आज जो डिबेट हो रहा है कि असली राष्ट्रपिता कौन, तो इस पर जो हमारे मनवर खराज साहब बोले कि 100वां स्थान नहीं आ सकता है, इसका पूरा एविडेंस पूरे भारत के सामने आजादी के जो भी लड़ाई लड़ी गई उसमें जितनी बलिदान युवा क्रांतिकारी हुए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको फांसी दिया गया, उनको सताया गया, उसमें पूर्ण हमारे श्री गांधी जी का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहा। और उसमें अभी भी जो वर्ण व्यवस्था, ये पहले नंबर डिवाइड एंड रूल कौन स्टार्ट किया? गांधी जी। हमारे एक बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कि हम उसी व्यक्ति को मैं बुद्धिमान मानूंगा जिसमें दूरदृष्टि हो, जिसमें सोचने की क्षमता हो। हमको तो ऐसा लगता है कि अगर गांधी जी को, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो एक सोचने की क्षमता, न दूरदृष्टि है, न एक ह्यूमनिटी के लिए कोई सलूशन है, सलूशन ऑफ थिंकिंग, जो एक ह्यूमनिटी को एक नया नव जागरण काल जो पैदा करे, जो एक बचाने का, ह्यूमनिटी को बचाने का, जो आजादी के बाद की जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा जाए तो मात्र यही दिखता है। अभी सामने कहा कि सत्ता हस्तांतरण, पूर्ण रूप से ये षड्यंत्र सत्ता हस्तांतरण का था। बट आज राष्ट्रपिता की जो बात आई नाम की, तो मैं इसको तो हमारे महापुरुषों ने रिजेक्ट किया। आज मैं भी दर्शकों को और इस चैनल एवन चैनल के माध्यम से मैं एक पूरे
स्ट्रांग विल पावर के साथ अपने बातों को मैं एकदम कठोरता के रूप से रखता हूं कि दुनिया में कभी न गांधी नाम का कोई व्यक्ति था और न मैं आज कह रहा हूं कि मैं भी न गांधी नाम के व्यक्ति को इस भारत के इतिहास में मैं जानता हूं। आज मैं इस गांधी नाम जैसे व्यक्ति को मैं रिजेक्ट करता हूं। इस तरह का नाम नहीं है कोई, राष्ट्रपिता के नाम कोई नहीं है। मात्र अगर कोई भारत में नाम है राष्ट्रपिता का तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं और उन्हीं को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलनी चाहिए, गांधी का कोई नहीं। मैं इसी सिलसिले में एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि ज्योतिराव फुले ने शूद्र अतिशूद्रों को संगठित किया। ज्योतिराव फुले के आंदोलन को अगर समझा जाए तो ज्योतिराव फुले ने मुस्लिम लोगों को भी यूनाइट किया, जो शोषित लोग हैं उनको यूनाइट किया। गांधी जी ने मुस्लिम लोगों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों के साथ विभाजन करके धोखेबाजी किया। इसका आगे नतीजा ये हुआ कि हिंदू मुसलमानों का जो विवाद कांग्रेस और बीजेपी ने लगातार चलाया हुआ है, इसका मुख्य मकसद ये है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक लोगों पर कब्जा करने की ये केवल मात्र सोची समझी राजनीति है। इस बात को भी हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए आदिवासियों का जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आदिवासियों को गांधी जी गिरिजन कहते थे, आज आरएसएस के लोग उसको वनवासी कहते, यानी गांधी जी शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहकर गाली देते थे, ये बहुत बड़ी गाली है, और आदिवासियों को गिरिजन कह के गाली देते थे। उसी कड़ी को आज आरएसएस वाले लोगों ने क्या कहा, वनवासी। और ओबीसी को राम मंदिर के पीछे लगा दिया। अभी राम राज्य का मूल संकल्पना आरएसएस का नहीं है, राम राज्य की मूल संकल्पना गांधी जी की है। गांधी जी को पूछा गया आपकी आजादी के बाद क्या होगा, तो गांधी जी ने जवाब दिया मेरी आजादी का मकसद है राम राज्य की स्थापना करना। अब कांग्रेस के लोग भी कहते हैं राम राज्य की स्थापना करना चाहते, बीजेपी के लोग भी कहते हैं राम राज्य की स्थापना करना चाहते। राम राज्य का मुद्दा क्या है? राम राज्य का मुद्दा है कि ब्राह्मणवाद को मजबूत करना। ब्राह्मणवाद जो आज मजबूत है, इसकी एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है और वो व्यक्ति है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने पुनः पैक किया और पुनः पैक के माध्यम से पहले शेड्यूल कास्ट के ऊपर पुनः पैक थोपा, बाद में शेड्यूल ट्राइब के ऊपर थोपा, उसके बाद बैकवर्ड कास्ट के ऊपर थोपा, आज इनडायरेक्टली माइनॉरिटीज लोगों के ऊपर भी पुनः पैक थोपा गया है। 131 सांसद है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के, उन समाज के खिलाफ कानून पास किए जाते हैं, उन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म होता है, मगर उसके एमपीज बोलते तक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको टूल्स स्टूज एजेंट कहा, दलाल कहा, भड़वे कहा, कमीने कुत्ते कहा और न जाने ऐसे शब्द कहा जो बोला नहीं जा सकता। मगर इन दलालों की सिस्टम की वजह से भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हो गए और इसके लिए झूठा जो राष्ट्रपिता है मोहनदास करमचंद गांधी, ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम इस मंच के द्वारा A1 टीवी चैनल के द्वारा ये जाहिर करना चाहते हैं कि भारत के असली राष्ट्रपिता गांधी नहीं है, भारत के असली पिता राष्ट्रपिता और महात्मा ज्योतिराव फुले है। साथियों, ये जो बात अभी सामने आई A1 टीवी चैनल में जो एपिसोड चल रहा है कि कौन है भारत के असली राष्ट्रपिता, इस चर्चा में और इस वाद विवाद में जो बातें सामने आई कि भारत के असली राष्ट्रपिता ये महात्मा ज्योतिराव फुले है, और इस बात को अभी सारे दुनिया के सामने A1 टीवी चैनल के द्वारा बताया जाएगा। ये A1 टीवी चैनल जो है, ये A1 टीवी चैनल इंटरनेट पे यूट्यूब पर आप ये टीवी चैनल देख सकते हैं। यूट्यूब पर सिर्फ टाइप करना है A1 टीवी, तो आप पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में ये टीवी चैनल देख सकते हैं। और आखिरी एक सवाल मैं सबको पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब आपको संक्षिप्त में देना है कि आखिरकार गांधी की विरासत क्या थी और ज्योतिराव फुले की विरासत क्या थी, या फिर गांधीवाद क्या है और फुलेवाद क्या है? इसका संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। देखिए, गांधी जी अपनी पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में साफ साफ ये बोलते हैं कि जब मेरे पिता की मृत्यु हो रही थी उसमें मैं अपने पत्नी के साथ सोना चाहता था। वो उन्होंने चैप्टर लिखा हुआ है माय फादर डेथ एंड माय डबल शेम करके, ऐसे करके उन्होंने चैप्टर लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग में लड़कियों के साथ सो रहे हैं
उनके पिताजी मृत्युशैया पे पड़े हैं, वो जाकर अपने पिताजी को देखने की जगह वो अपने पत्नी के साथ सोने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो महात्मा बिल्कुल ही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महात्मा चरित्रवान व्यक्ति को कहा जाना उचित रहेगा। और गांधी जी की परंपरा क्या है? गांधी जी की परंपरा है वर्ण व्यवस्था में यकीन, राम राज में यकीन। राम राज को कैसे लागू करेंगे? वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने साफ साफ गांधी जी ने ये बोला है कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के बिना अधूरा है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि हिंदू धर्म एक बहुमंजिली इमारत है जिसपे एक दूसरे को ट्रांसफर करने का कोई रास्ता नहीं, कोई जरिया नहीं है। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। गांधी जी अछूतों के अधिकार की बात तो करते हैं, केवल बात करते हैं। उन्होंने अछूतों को अधिकार देने जाने के लिए जो गोलमेज सम्मेलन से जो अधिकार मिला उसका सरेसर पूरा पैट करके विरोध किया। आप क्या देखेंगे, कैसे देखते हैं गांधीवाद फुलेवाद को, और गांधी जी की विरासत क्या थी और फुले जी की विरासत क्या थी? बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताइए। सबसे पहले मैं एक चीज बहुत साफ साफ मैं कहना चाहूंगा कि जो फुलेवाद है वो फुलेवाद पूरे व्यवस्था को एकदम एक नया रूप देने का, एक क्लेवर बदलने का वो तरीका है। फुलेवाद मीन्स एकदम जो ब्राह्मिकल जो हेजिमनी है उसको बदलकर एक नए क्लेवर देने का, जो पाखंड रूढ़िवादी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको एकदम रिजेक्ट कर एक नया जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न का जो क्लेवर है उसको पहनाने का फुलेवाद का विचार है, थिंकिंग है। और ये गांधीवाद बहुत दूर है। ये न इसके अंदर पोस्ट मॉडर्न है, मॉडर्न है ये नहीं है। पूरी इसकी जो व्यवस्था है दकियानूसी वाली व्यवस्था, जिसमें महिलाएं डिप्रेस हैं, शोषित डिप्रेस हैं, जैसे ह्यूमैनिटी का कोई भी पहलू उसमें नहीं देखा जा सकता, उसका फिलॉसफी है। अच्छा खराज जी, आप संक्षिप्त में बताइए कि गांधी की विरासत क्या थी और फुले जी की विरासत क्या थी, और गांधीवाद और फुलेवाद में क्या अंतर है? गांधीवाद को अगर एक लाइन में कहा जाए तो ब्राह्मणवाद ही गांधीवाद है, और फुलेवाद को एक लाइन में कहा जाए तो भारत का संविधान जिसमें न्याय, समता, समानता और भाईचारा है, वही फुलेवाद है। सरोजिनी नायडू ने एक बार कहा था कि गांधी जी को गरीब दिखाने के लिए करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। अगर गांधीवाद क्या है ये सरोजिनी नायडू की व्याख्या से देखा जाए, ये गांधीवाद है। और गांधीवाद की विरासत वर्तमान में कौन चला रहे, तो मैं खुले तौर पर घोषित करना चाहता हूँ कि गांधीवाद की विरासत या तो एनडीए चला रहा है या तो यूपीए चला रहा है। कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस, कम्युनिस्ट ये लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए, ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए गांधीवाद की ही विरासत चला रहे। और आज की तारीख में फुले जी की विरासत कौन देश दुनिया में चला रहा है, तो मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि भारत में गांधी जी की विरासत शाहू अम्बेडकर ने चलाई, और उसके बाद आज वर्तमान में बामसेब के माध्यम से देश और दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की विरासत चलाई जा रही है। ये विरासत अब रुकेगी नहीं, ये आजादी हासिल लेकर रहेगी जन आंदोलन के माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे A1 टीवी चैनल के स्टूडियो में जो आप लोग आए और कौन है असली भारत का राष्ट्रपिता, इस एपिसोड में आप लोगों ने अपने विचार रखे। ये जो कौन है भारत के असली राष्ट्रपिता, ये जो एपिसोड A1 टीवी चैनल में चलाया जा रहा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या पूरे भारतवर्ष में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो वाद विवाद खड़ा हो रहा है, महापुरुषों में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये करने के पीछे का एक ही मकसद हमें दिखाई देता है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों में झगड़े लगाना, ताकि ये जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज है ये इकट्ठा ना हो। इसलिए ये ब्राह्मणवादी शक्तियां झगड़े लगाने का काम करती है। इसलिए मैं पूरे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कौन है भारत का असली राष्ट्रपिता, ये एपिसोड बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आप सब लोग इस एपिसोड को देखेंगे और इसको लाइक करेंगे
और कुछ कमेंट्स हम लोगों को भेजेंगे, ताकि ये जो विचार है, आपके भी विचार A1 टीवी चैनल पर दिखाए जाएंगे। तो सब लोग आप देख सकते हैं A1 टीवी चैनल यूट्यूब पर, सिर्फ टाइप करना है A1 टीवी। धन्यवाद। जय मूल्यवान।